जय हिंद दोस्तों। मल्टीपल लोन्स हैं तो हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके भी मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, मल्टीपल लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर डिफॉल्ट होने वाले हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं, मल्टीपल बैंक, मल्टीपल एनबीएफसी से लोन ले रखा है, उनकी किस्तें डिफॉल्ट हो चुकी हैं या फिर डिफॉल्ट होने वाली है, तो सावधान हो जाओ, कहीं आप भी ये गलती ना करो और आपको भी ये कोर्ट से समन ना आ जाए, आपको भी जेल का दरवाज़ा ना देखना पड़े। आज मैं आप सबको अपने एक सब्सक्राइबर की कहानी सुनाने वाला हूँ। उनके साथ क्या बुरी चीज़ हुई। उनके ऊपर मल्टीपल लोन्स थे। उनका लोन ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनका लोन टोटल 15 से 18 लाख रुपए का था, लेकिन उनके मल्टीपल्स हो रखे थे। उनके कम से कम एनबीएफसी और बैंक मिला के 12 से 13 लोन्स हो रखे थे और कुछ क्रेडिट कार्ड भी थे उन्हीं बैंकों के। उनने ये इतनी बड़ी गलती करी जिसकी वजह से उन्हें पहले तो नोटिस रिसीव हुए मल्टीपल। जब उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनको कोर्ट से समन आया। उन्होंने समन का भी रिप्लाई नहीं करा। अगर समन का रिप्लाई ना करो तो उसके बाद बकायदा ये अरेस्ट होने से बचे हैं। बकायदा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद सेम डे इन्हें अपने घर से, जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ से दौड़ के वेस्ट बंगाल जाना पड़ा और वहाँ जाके बेल लेनी पड़ी। क्या है ये पूरा मांजरा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपकी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, मेरे से कॉल बुक करके बात करना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही, कॉल रुकवानी है, विजिट रुकवानी है, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, या किसी तरीके की सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये मांजरा क्या हुआ, क्या था। दरअसल ये जो क्लाइंट थे, ये इनके डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज वगैरह मैं नहीं करूंगा। ये भी वेस्ट बंगाल भी रहते थे, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक अलग जगह रहते थे। इनका जो केस था वो कलकत्ता में लगा था, तो वहाँ से इन्हें जाने में कम से कम वो तो नज़दीक था तो सेम डे चलेगा। अगर नज़दीक नहीं होते, किसी और स्टेट में रह रहे होते या फिर कुछ और बात होती, तो भाई साहब के साथ बहुत बुरी चीज़ हो जाती एक्चुअली में। क्योंकि सेम डे तो किसी और स्टेट से वेस्ट बंगाल पहुँचना, कलकत्ता पहुँचना पॉसिबल है नहीं, आप लोगों को पता होगा। इनके साथ क्या हुआ सुनो। इनके मल्टीपल लोन थे 12-13। अब हुआ क्या कि कुछ लोन तो बहुत बड़े थे। जैसे मान लो कोई लोन 15 लाख का है, 15 लाख का तो नहीं था, इनका टोटल 18 लाख। कोई लोग 6 लाख का है, कोई लोन 3 लाख का, कोई लोन 8 लाख का है। ओके, लेकिन कुछ छोटे छोटे लोन भी इनके ऊपर थे। जैसे कौन से लोन थे, जैसे कोई 30,000 का, कोई 80,000 का, कोई 1 लाख 1.5 लाख का, ऐसे लोन थे। और कुछ इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड थे। ओके, कुछ इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड थे, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 80,000 का। ऐसे इनका डिफॉल्ट बहुत दिनों से चल रहा था। बहुत दिनों से ये डिफॉल्ट करे जा रहे थे। इनका कम से कम 4-5 महीने हो चुके थे। ये हमसे मिलने से पहले 4-5 महीने के डिफॉल्ट हो चुके थे। इन्होंने क्या करा, इनके पास अचानक से कुछ फंड आ गया। तो तब तक क्या हो रहा था, सेटलमेंट के कुछ ऑफर वगैरह तो मिल नहीं रहे थे, कोई खास चीज़ हो नहीं रही थी, ये वो खला निमगाना करके। तो इन्हें लगा कि अब एक काम करता हूँ, चलो मैं लोन का पैसा भरूंगा। तो अगर मैंने लोन का पैसा भर दिया एक साथ में इतना, तो वापसी तो ये लोन भर जाएगा, लेकिन मुझे वापसी में पैसा कुछ रहेगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता हूँ। वहां से जो लिमिट आएगी मैं उसको यूज कर लूंगा। अब पहली बात तो उनका कार्ड ब्लॉक हो चुका था, तो वहां से लिमिट तो वो यूज नहीं कर पाते। उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड की, अपने 3 क्रेडिट कार्ड थे, छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के उनके पास कुछ 180 के समथिंग पैसे आए थे, तो उन्होंने तीनों क्रेडिट कार्ड में भर दिए। ओके, अब हुआ क्या, क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक थे, तो उसमें से पैसा निकल नहीं पाया। चलो इन्होंने छोड़ दिया, सोचा कि अब मैंने पैसा भर दिया तो अब इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इनसे मेरे को कोई रिकवरी वाला नहीं आएगा। ऐसा हुआ भी, कोई रिकवरी वाला नहीं आया। लेकिन क्या आया, पहले आया नोटिस। किससे, जो एनबीएफसी थी, जो बाकी बैंक थे, उनकी नज़र मेरे भाई आप लोगों पे हमेशा रहती है। वो आपका सिविल हमेशा चेक करते रहते हैं हर क्वार्टर में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब आपने सिविल चेक करने की उनको परमिशन दी थी ना, तो वो एक दिन की नहीं दी थी, वो दी थी कम से कम नहीं तो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। ओके, समझे। कई भाई लोग बोलते हैं ना, नहीं सर 3 महीने की परमिशन दी थी। मेरे भाई वो डिफॉल्ट के 3 महीने बाद तक की थी। ओके, तो वहां से क्या हुआ, सिविल ने डाटा चेक करा, बाकी बैंकों के पास रिपोर्ट गई। उन्होंने बैंक को पहले ही हमारे जो क्लाइंट थे, जो सब्सक्राइबर जो क्लाइंट है, उनको नोटिस भेजा कि भाई साहब आपने उनका तो पैसा पे करा है,
आपने बहुत बड़ी पेमेंट करी है 1-1.5 लाख रुपए। हमारा जो लोन का अमाउंट है, जो 6 महीने से किस्त ड्यू जा रही है, उस किस्त का अमाउंट तो बहुत कम है, 10,000 15,000 टोटल जोड़ जाड़ के 60,000 नहीं बन रहा, और आपने 1,80,000 रुपये वहां पर पे करा है, या फिर पे करा तो वहां क्यों करा है? आप उनके पेमेंट पे कर रहे हो और हमारे साथ डिफॉल्ट कर रहे हो, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो बाकायदा नोटिस के अंदर। क्लाइंट को लगा कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या क्रिमिनल केस करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। इनको फिर कुछ दिनों बाद, लमसम मान के चले तो 1-1.5 महीने बाद, इनको कोर्ट से समन आया, कलकत्ता कोर्ट से इनको प्री कॉग्निजेबल का समन आ चुका, ठीक है, सेक्शन 136 एंड सेक्शन 138 जो आपका आज का 420 है, ठीक है, उसके अंदर इनको समन रिसीव हुआ। अब इन्हें क्या लगा कि यार ये शायद कोई लोक अदालत का हो सकता है, फिर कोई और बात होगी, और इन सेक्शन के अंदर तो हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ऊपर केस, तो इन्होंने उसको भी नज़रअंदाज किया। उसके अंदर एक डेट दी गई थी, लमसम मान के चलो तो 25 तारीख की उसके अंदर डेट दी गई थी, ठीक है, वो 25 तारीख को नहीं गए। अब जब वो 25 तारीख को नहीं गए तो कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि इनके थाने से इनके घर पे एक सिविल वाला बंदा है, इनको बोला कि थाने में आपको बुलाया गया। अब तब इनका दिमाग थोड़ा काम करा कि यार मेरे को थाने में बुलाया गया है, कोई वजह ही हो सकती है, मैं थाने में गया, इन लोगों ने मुझे रख लिया तो क्या होगा। इन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट करा, हमसे जुड़े, व्हाट्सएप पर बात हुई तो मुझे बताया कि थाने में सर मेरे को बुलाया गया, ये बात है। तो मैंने उन पर तुरंत बोला कि एक काम करिए, आप जो बंदा आया था जिसने उनकी वाइफ को नंबर देके गया था वो बंदा, ठीक है, तो हमने बोला कि उनसे बात करवाइए। जब बात करी तो उन्होंने बोला कि अरेस्ट वारंट इशू हो चुका। 2 मिनट सोच कर तो मैं भी कतरा गया, मैं क्या यार पर्सनल लोन है, अरेस्ट वारंट अचानक से इशू हो गया, ऐसे कैसे? इनको समन भी है किया है, इन्होंने बता रहे। तो मैंने चेक करवाया, मैं कहा भाई साहब एक काम करिए, आप वारंट की फ़ोटो भेज दीजिए। ओके, वारंट की फ़ोटो भेजी गई। जब फोटो देखी गई तो हाँ भाई साहब रियल वारंट था, एकदम 100%। अगर क्लाइंट वहाँ पर जाता तो पुलिस अरेस्ट कर लेती, अगर पुलिस घर पे आती तो क्लाइंट को अरेस्ट कर लेती, सीधी सी बात है। अब ऐसे में क्या करा जाए, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी देकर 2 दिन का टाइम लिया गया। किससे लिया गया समझ जाओ, ठीक है, अरेस्ट करने वालों से। 2 दिन के अंदर मैंने क्लाइंट को समझाया, हमारे जो कलकत्ता वाले लॉयर थे वो वेस्ट बंगाल में रहता था, उनकी अलग जगह, कलकत्ता और थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ा 4-5 घंटे का होगा लमसम, ठीक है, ट्रेन से जाने में। तो मैंने उनको समझाया क्लाइंट को, मैं कहा ये सारी चीज़ें आपको ये करनी पड़ेगी, बेल तो पक्का इसके अंदर लेनी ही पड़ेगी। प्री कॉग्निजेबल नोटिस के अंदर आप सभी को बेल लेना मैंडेटरी है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ओके, आप डेट आगे बढ़वा सकते हो बेल की, लेकिन बेल लेना कंपलसरी है। तो जैसे उनको समझ में आया तो उन्होंने बोला कि सर प्रोसीजर करवाइए, ये होगा वो होगा, ठीक है। फिर सेम डे भाई साहब वो गए वहाँ पर, वहाँ जाके बेल ली, आके घर पे बैठे, अब टेंशन फ्री है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ऐसी गलती मत करिए। अब क्या होगा, वो केस चल रहा है, उस पर आगे डेट बढ़ेंगी, वहाँ पर 10 सवाल होंगे, समझ रहे हो कि भाई साहब अगर आपके पास पैसा था ही तो आपने इस बैंक का क्यों नहीं दिया। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि हमारी मर्जी, हम किसी का पे करें ना करें। मेरे भाई एक चीज़ याद रखो, मल्टीपल लोन्स अगर तुम्हारे साथ हैं तो एक तरीके से वो मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। अगर तुम एक आदमी का पैसा पे कर रहे हो और बाकी के 9 आदमी को पता चले कि तुम उसका पैसा पे नहीं कर रहे, तो वो क्या गुस्सा नहीं होंगे, समझ रहे हो। मैं बहुत डिटेल वाइज समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से कि इंसानी समझ के चलो। बैंक भी जो कंपनी है वो भी रूल्स ऐसे ही लागू करती है। आपके ऊपर जो तुरंत केस नहीं होता ना ईसीएस का, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैंने केस कर दिया तुरंत के तुरंत इनके ऊपर ईसीएस, वरना टाइम क्या 3 महीने का टाइम जाएगा, आपको नोटिस इशू होगा, केस कर देंगे ईसीएस का, कर सकते हैं ना। लेकिन 95% कंपनियां क्यों नहीं करती, वजह क्या है, उनको पता है हमने केस कर दिया पैसा मर जाएगा हमारा, या तो क्लाइंट बेल ले लेगा तो जेल चला जाएगा, है ना। अगर जेल चला गया तो भी बेल लेके वापसी आ जाएगा और फिर हमारा पैसा वैसे ही मरा हुआ है। कोर्ट से तो सेटलमेंट बहुत कम में होती है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिल पे कर रहे हो तो सबका करो, कोई भेदभाव नहीं। और अगर पैसे नहीं है तो मेरे भाई ये कम ज़्यादा वाला ड्रामा छोड़ दो, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम भरना छोड़ दो, कोई बड़ी बात उसमें नहीं हो जाएगी। मिनिमम तो भरते रहता है लोग, तो ऐसे मुझे ऐसे मिलता है जो बताते हैं कि सर लोन तो मेरा डिफॉल्ट हो चुका, लेकिन मैं 3 साल से क्रेडिट कार्ड अब मिनिमम पे करता जा रहा हूँ। पहले वो 2000 आता था, अब 8 आता है, अब 16 हो गया है, कुछ दिन में तो 32 हो जाएगा ऐसे कर करके। और पैसा कहाँ पर है, वहीं का वहीं। 1 लाख रुपए लिया था, 1 लाख से बढ़ ही रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हो तो यही फंड आप सेटलमेंट में यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपका डिफॉल्ट जो है वो जेन्युइन लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहे हो, आप कोर्ट फ्रॉड कर रहे हो। कोर्ट के सामने भी उन लोगों को साबित करना पड़ता है आपके ऊपर केस करने से पहले कि आपने कोई फ्रॉड तो नहीं करा। और ये साबित कैसे, एक को मिल जाता है कि देखिए जज साहब, भाई साहब, ये जो क्लाइंट है ये पैसे पे कर रहा बाकी हो गए, हमारे नहीं कर रहा।
इसने 10,000 20,000 रुपए की किस्त उस वाले उसकी पे करी थी, मेरी तो 5 की है, मेरी नहीं करी। या फिर मान लेते हैं कि मेरी 10 की है, उसकी 5 पे करी है, उसकी 3 करी, मेरी 1 भी नहीं करी, है ना। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगा, कोई भी अगर तुम्हारा कार्ड चल रहा है जिसका तुम मिनिमम पे करते जा रहे हो, कोई भी ऐसा छोटा मोटा लोन चल रहा है जिसको तुम खत्म करने के चक्कर में पे करते जा रहे हो, तो वो आगे चल के तुम्हारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेगा, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देने वाला। आप सब अगर इस केस से बचना चाहते हो, इस चीज़ों से बचना चाहते हो, वैसे तुम डिफॉल्ट करोगे प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी डिफॉल्ट केस के अंदर आपके ऊपर एफआईआर या फिर वैसा कोई केस नहीं हो सकता, ईसीएस को छोड़ के या फिर चेक बाउंस को छोड़ के, और कोई खास कुछ नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तुम ऐसी गलतियां करोगे, ऐसे फ्रॉड टाइप की चीज़ें करोगे तो क्या होगा, यही चीज़ है। बैंक फिर ये सब चीज़ें इशू करेगा, उसका हक बनता है। तो तुम लोग ये गलतियां मत करो, अगर ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा फंसोगे। और बाकी अगर और कोई सलाह चाहिए, और कोई प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई परेशानी है और कोई दिक्कत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और आगे कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।